गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे इज 7 जून 2020। तो दैनिक जागरण के कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। देखो, कल मेरी किसी लड़के से बात हो रही थी, वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था। नॉर्मली आप लोगों की भी बात होती होगी। तो उन्होंने कहा कि दैनिक जागरण का एनालिसिस करना या दैनिक जागरण को पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है, द हिंदू पढ़ना चाहिए। नॉर्मली इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट आपको मिलते होंगे आपको भी बोलते होंगे कि द हिंदू पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने भी यूपीएससी निकाला, आप हिंदी मीडियम के किसी भी स्टूडेंट जिसने यूपीएससी निकाला, चाहे वो निशान जैन सर हो, चाहे गंगा सिंह हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, जिन्होंने यूपीएससी निकाला है हिंदी मीडियम से, उन्होंने दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण ही पढ़ा है। क्लियर है? तो आपको एक न्यूज़ पढ़ना चाहिए, कोई भी एक पढ़ना चाहिए। दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो बेस्ट है आपके लिए, इसी को पढ़ो, किसी अन्य न्यूज़ को पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब सवाल ये होता है कि इस न्यूज़ को कैसे पढ़ा जाए, न्यूज़ को किस तरह से कंसर्न किया जाए, किस तरह से कोरिलेट किया जाए, ये अधिक इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा फर्स्ट न्यूज़ मान लो चीन का न्यूज़ है, तो इस न्यूज़ को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने हिस्ट्री के पोर्शन से, अपने ज्योग्राफी के पोर्शन से, अपने पॉलिटी से, अपने आईआर से, अपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, तो किस तरह से कोरिलेशन किया जाए, ये अधिक इम्पॉर्टेंट है। और आज हमारा इसी पे फोकस होगा कि दैनिक जागरण को किस तरह से पढ़ना चाहिए और किस तरह से हम कोरिलेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पास आपके लिए आज का क्वेश्चन। देखो, इस एक्ट के बारे में आज मुझे डिस्कस भी करना है, इसलिए मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपने देखना शुरू किया है तो सबसे पहले पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब हमें दे दें कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है कि शारदा एक्ट में लड़कियों के लिए शादी की उम्र, सॉरी उम्र नहीं था यहाँ पे, शादी की उम्र है। शारदा एक्ट में लड़कियों के लिए शादी की उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? पहला ऑप्शन है 12 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष। आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना चाहिए। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पर पहले जैसी स्थिति कायम करे चीन। कल चीन और इंडिया के बीच में बातचीत हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के। जो गतिरोध हम लोग देख रहे थे डोकलाम में, उस गतिरोध को लेकर के बातचीत हुई है, लेकिन कोई भी आधिकारिक जो होता है रिपोर्ट है, आधिकारिक रिपोर्ट नहीं दिया गया, आधिकारिक सूचना नहीं दी गई कि क्या वार्ता हुई है। क्लियर है? लेकिन चूंकि ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए अभी आपको इसको जो पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो विवाद जो हुआ है, विवाद कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में हुआ है। लद्दाख में एक झील है, तोसो मोरिरी झील कहा जाता है, पेगांग तोसो मोरिरी झील। इस झील के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ज्योग्राफी से आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि ये झील के बारे में आपको लोकेशन जाकर के देख लो। इसका 2/3 पार्ट चीन में आता है और 1/3 इसका हिस्सा आता है इंडिया में। दूसरा है कि चुम्बा घाटी सिक्किम के पास है, ये भी आपको जाकर देखना चाहिए। डोकलाम गतिरोध हुआ था, डोकलाम जो विवाद हुआ था वो भूटान के पास है, वो भी जाकर देख लो। अरुणाचल का मैप देख सकते हो। इस तरह से लिपू लेक दर्रा, कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये कई बार क्वेश्चन स्टेट पीसीएस ने पूछा है। लिपू लेक दर्रा, ठीक है, ये जाकर देख लो। नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, वो सारा देख लो। तो ये सारा का सारा ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, ये यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो चीन के साथ सटा हुआ हमारा। क्लियर है? उसके बाद जो है हमारे लिए मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि चीन और इंडिया के बीच में क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या होना चाहिए। तो उसको लेकर के आज हम एक बार डिटेल से डिस्कस करते हैं, और इसी तरह से आपको पढ़ना है कोरिलेट करके यूपीएससी के लिए। देखो, पॉजिटिव पॉइंट क्या है, सहयोग के पक्ष क्या है कि भारत और चीन के बीच में 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ। औपचारिक शिखर सम्मेलन पहले क्या होता है, पहले तो ये जानो। जैसे 2 देश है, मान लो भारत और चीन, तो दोनों देश के बीच अगर राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात होगी, भारत के प्राइम मिनिस्टर और चीन के प्रेसिडेंट की अगर मुलाकात होने वाली है, तो उससे पहले दोनों देश के डिप्लोमेट आपस में मिलते हैं
और ये तय करते हैं कि बातचीत क्या होगा। अगर दोनों नेता मिलेंगे तो क्या बातचीत करेंगे। एक खाका तैयार होता है, एक स्ट्रक्चर तैयार होता है और उसी स्ट्रक्चर के आधार पर बातचीत होती है, राइट। इससे औपचारिक शिखर सम्मेलन कहा जाता है। जब हमारे पास किसी तरह का खाका ही नहीं हो, किसी तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं हो, कोई बातचीत किस मुद्दे पे किया जाएगा, राइट, तो उसे कहा जाता है अनौपचारिक वार्ता। तो याद रखना, भारत रूस के अलावा सिर्फ और सिर्फ चीन के साथ अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है। 2 बार हो चुका है। 2018 में हुआ था आपको वुहान में, चीन के वुहान में, और 19 में हुआ है चेन्नई में। इसलिए चेन्नई का लोकेशन महाबलीपुरम मंदिर में हुआ था। उस लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि उस मंदिर की स्थापना किसने किया था। आर्ट ऑफ कल्चर में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट। उसके अलावा जो है व्यापार, भारत और चीन के बीच में लगभग 93 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। यानी इंडिया का सबसे अधिक व्यापार कर सकते हो कि चीन के साथ ही होता है। तमाम गतिरोधों के बाद भी हमारा व्यापार सबसे अधिक चीन के साथ होता है। थर्ड जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि भारत की 3 आईटी कंपनी चीन में जो है कॉरिडोर स्थापित कर रही है। तो ये सारे के सारे सकारात्मक संदर्भ आप लिख सकते हो जब आपको एग्जामिनेशन में भारत और चीन के संबंध में लिखना होगा। फोर्थ पॉइंट, भारत और चीन हैंड इन हैंड, भारत और चीन के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो दोनों सेना, भारत की सेना और चीन की सेना मिलकर आयोजित करती है, उसे कहा जाता है हैंड इन हैंड। जहां भारत की सेना चीन की सेना को टेक्नोलॉजी साझा करती है, टेक्निक साझा करती है, वहीं चीन की सेना भारत की सेना को टेक्नोलॉजी साझा करती है और तकनीक साझा करती है। फिफ्थ पॉइंट, सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट। भारत के 14 सिटी को चीन के 14 सिटी के साथ सिस्टर सिटी का कॉन्सेप्ट में बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। यानी चीन की वो खूबी जो महत्वपूर्ण है इस सिस्टर सिटी में आएगी, और इस सिस्टर सिटी, भारत की जो सिटी है उसकी जो खूबी है वो चीन एडॉप्ट करेगी। इसी तरह से जो चीन का जो फुजियाना प्रांत, चीन के फुजियाना प्रांत तमिलनाडु के सिस्टर सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, राइट। यानी तमिलनाडु जो होगा फुजियाना प्रांत के आधार पर डेवलप होगा, और फुजियाना प्रांत में भी तमिलनाडु का कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ जो क्वालिटी है उसको एडॉप्ट किया जाएगा। पर्यावरण जैसे मुद्दे पे साथ में काम कर रही है। आपको पता होगा कि COP21 जो हुआ था, यानी पेरिस क्लाइमेट चेंज जो हुआ था, उससे अमेरिका एग्जिट कर चुका है। फाइनली इंडिया और चीन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि किस तरह से पर्यावरण के मुद्दे पर, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर दोनों देश आपस में सहयोग करके काम करें। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट है जो चीन और इंडिया के बीच में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं। तो निगेटिव पॉइंट क्या है, विवाद के पक्ष क्या है। तो विवाद का पक्ष है, सबसे बड़ा विवाद का पक्ष है सीमा का निर्धारण नहीं है। भारत और चीन के बीच में एग्जैक्ट सीमा का निर्धारण नहीं है। उसके बाद इसी को लेकर पेगोंग तोसो मोरिरी झील जो आपको जम्मू कश्मीर में है, डोकलाम गतिरोध जो आपको भूटान के आसपास पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के आसफिला क्षेत्र का विवाद। तो ये सारे के सारे विवाद जो हैं भारत और चीन के बीच में है। बेसिकली ये सीमा विवाद को लेकर के हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच में स्पष्ट सीमा का विभाजन नहीं है। दूसरी ओर जो नेगेटिव पॉइंट है कि भारत का NSG में, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में चीन विरोध करता है। चीन के विरोध के कारण भारत अभी NSG का सदस्य नहीं बन पाया। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य भारत बनने जा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अस्थायी सदस्य है, परमानेंट मेंबरशिप है, उसका चीन विरोध करता है, राइट। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI विवाद है। BRI विवाद क्यों है, क्योंकि BRI जो है, जैसे इस तरह से इंडिया का जो नक्शा आता है, तो यहाँ से जो रोड गुजरता है, और ये रोड गुजरता है POK से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो है उसका एक रोड गुजरता है जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, सिपेक। और भारत का कहना है कि चूंकि सिपेक जो है भारत के क्षेत्र से गुजर रहा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर रहा है, जो भारत का अभिन्न अंग है, और इसको लेकर के चीन और इंडिया के बीच में विवाद है।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और यही कारण है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भारत अभी तक शामिल नहीं हुआ और इसका स्पष्ट तौर पे विरोध करता है। सीमा पार के आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिया जाता है। हमने देखा है कि कई बार मसूद अजहर को लेकर के जो है चीन जो है अमेरिका में वीटो कर देता था, यानी आतंकवादी के सूची में शामिल नहीं होने देता था, और कई बार हमने देखा है कि पाकिस्तान का समर्थन किया है चीन आतंकवाद को लेकर के। क्वाड को लेकर के चीन असंतोष जाहिर कर दिया है। क्वाड में 4 देश हैं, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। चीन का कहना है कि क्वाड जो बना है चीन को घेरने के लिए बना है और भारत को किसी ऐसे समूह में भाग नहीं लेना चाहिए जो चीन के हित में ना हो, इसलिए चीन असंतोष जाहिर करता है क्वाड को लेकर के। और व्यापार घाटा, सबसे बड़ा मुद्दा है व्यापार घाटा को लेकर के। हाल फिलहाल हमने देखा बाइकआउट चाइना जो है एक मूवमेंट किया गया था सोनम वांगचुक के द्वारा। तो व्यापार घाटा क्या है कि हम महज $18 बिलियन का वस्तु चीन को निर्यात करते हैं, और चीन जो हमें भेजता है लगभग $75 बिलियन का, 4 गुना से भी अधिक। और इसको लगभग रुपए में कन्वर्ट कर लिया जाए तो लगभग 4.5 लाख करोड़ होता है। इतना चीन हमसे प्रत्येक वर्ष कमाता है। 4.5 लाख करोड़ चीन प्रत्येक वर्ष इंडिया से कमाता है। तो देखो, इस तरह से अगर हमने मान लो पेपर पढ़ा, ये न्यूज़ आज हमने डिस्कस किया, पढ़ा, तो इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट उसके में हम जाते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। यूपीएससी बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और इसी तरह से पढ़ना चाहिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से देखो अन्य क्वेश्चन है, मान लो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने पे मंथन शुरू। ये जो है ये एक करंट का न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है कि एक समिति बनी है, ओके, समिति के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन न्यूज़ ये सुन लो कि वित्त मंत्री जो है इन्होंने जो बजट पेश किया 2020-21 का, यानी फरवरी 2020 में जो बजट पेश हुआ, उस बजट में वित्त मंत्री ने भाषण दिया है कि लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाया जाए, राइट। तो इसी को लेकर के एक समिति गठित की गई है। लेकिन चूंकि ये करंट का न्यूज़ है और यहाँ पे शारदा एक्ट के बारे में दिया हुआ है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक पीओ, हर जगह शारदा एक्ट के बारे में कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहाँ क्वेश्चन पूछा नहीं गया। यूपीएससी में भी पूछा गया, हर जगह पूछा गया, और स्टेट पीसीएस में लगातार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने का मतलब है कि हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए कि शारदा एक्ट क्या है। देखो शारदा एक्ट क्या है कि शारदा एक्ट एक सुधारक रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं, जिसका नाम था विलास शारदा। विलास शारदा के नाम पे ही इस एक्ट का नाम हुआ शारदा। और 1930 में एक एक्ट आया, एक अधिनियम आया जिसे कहा गया शारदा अधिनियम 1930। इसमें जो है जहाँ महिलाओं के लिए यानी लड़कियों के लिए उम्र डिसाइड किया गया कि 14 वर्ष मिनिमम होना चाहिए शादी का, वहीं मेल के लिए, पुरुषों के लिए डिसाइड किया गया कि 18 वर्ष से मिनिमम होना चाहिए पुरुषों का एज, बच्चों का एज, बालकों का एज, और बालिकाओं का एज होना चाहिए 14 वर्ष। क्लियर है। 1978 में इस एक्ट में संशोधन करके एक प्रावधान किया गया कि महिलाओं का एज 14 से बढ़ा करके 18 कर दिया जाए और पुरुषों का एज 18 से बढ़ा करके 21 कर दिया जाए। अभी सरकार जो विचार कर रही है बजट में, वो ये कर रही है, देखो 2020-21 में बजट में ये डिस्कस किया गया, ये विचार किया गया कि महिलाओं के एज को बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाया जाए उस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो महिलाओं के एज जो है शादी की उम्र को बढ़ाने की डिस्कस किया गया और एक समिति का गठन किया गया, इस न्यूज़ में है। और ये समिति याद रख लेना, करेंट से ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछ देगा आपको कि महिलाओं के उम्र को बढ़ाने के लिए किस समिति की गठन किया गया। तो जया जेटली की अध्यक्षता वाली एक समिति गठन की गई है जिसमें 10 सदस्य हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि महिलाओं की उम्र बढ़ाया जाए, शादी की उम्र, और कितना बढ़ाया जाए इसको लेकर के ये डिसाइड करेंगे। अब महिलाओं की उम्र बढ़ाने का क्या उद्देश्य है, तो बढ़ाने का जो उद्देश्य है MMR, इसको कहा जाता है मदर मोर्टेलिटी रेट, मातृ मृत्यु दर। भारत में कितना MMR है, तो भारत में जो MMR है 2015-17 में वो है 122,
यानी 122 महिला की मृत्यु होती है 1 लाख महिलाओं में। 122 महिलाओं की मृत्यु होती है 1 लाख महिलाओं में प्रत्येक वर्ष। तो इसी को मदर मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। जहाँ बच्चे के जन्म देती है कोई महिला, तो उस समय में जो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है उसे मदर मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है, जो इंडिया में 122 है। और इसी मदर मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए शारदा एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने में ये जरूरी है। इसके अलावा फर्स्ट पेज पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। सेकेंड पेज जो डेली हम डिस्कस करते हैं नेशनल कैपिटल का न्यूज़ होता है, उसमें नॉर्मली हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता। लेकिन देखो यहाँ पे दो चीज़ आपको देखना होगा। जब से कोरोना वायरस आया है, ICMR का आप नाम प्रत्येक दिन सुनते होंगे, तो आपको आपके जो नोट्स है उसमें जाकर के ICMR के बारे में आपको लिख लेना चाहिए कि ICMR की संस्था कौन सी संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई है, इसके कितने मेंबर समिति हैं, ICMR जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। और ICMR ने क्या कहा है कि दिल्ली कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी वायरस का जो संक्रमण होता है वो 3 स्टेज में होता है। नॉर्मली नहीं 4 भी स्टेप होता है, लेकिन नॉर्मली 3 स्टेप जो है सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है। जो पहला स्टेज होता है वो होता है कि कोई व्यक्ति अगर विदेश गया है और वहाँ उसे संक्रमण हुआ है तो उसे कहा जाता है स्टेज 1। मान लो कोई व्यक्ति विदेश गया और इंडिया आया तो उसे जो संक्रमण होता है उसे कहा गया स्टेज 1। स्टेज 2 क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति विदेश से इंडिया आया और उसे संक्रमण हुआ है और उसके कंसर्न में, उसके कंसल्ट में जो भी लोग आए, उसके फ्रेंड आए, उसके फैमिली आए, तो उनको वायरस का अगर लक्षण हुआ तो उसे कहा गया स्टेज 2। और स्टेज 3 होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन, यानी कम्युनिटी लेवल में, जो समाज के लेवल में जब ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है, जब वायरस को ट्रेस करना मुश्किल होता है, यानी कैसे आपके शरीर में वायरस इंटर किया पता ही नहीं चले आपको, तो इसे कहा जाता है स्टेज 3 ट्रांसमिशन स्टेज, जो बहुत ही टफ स्टेज होता है। देखो यहाँ पे पेज नंबर 4 में नॉर्मली कभी कभी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है। इस न्यूज़ को आपको इसलिए पढ़ना चाहिए, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इसलिए पढ़ना चाहिए कि M वेंकैया नायडू जी का स्टेटमेंट है। जब भी आपको न्यूज़ में प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट मिले, वाइस प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट मिले, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट मिले, होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट मिले, वित्त मंत्री का स्टेटमेंट मिले, रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट मिले, तो जो ये ऑथराइज लोग हैं, नीति आयोग का स्टेटमेंट मिले, तो वो स्टेटमेंट अधिक इंपॉर्टेंट होता है, उसे आपको पढ़ना चाहिए। तो इसको एक बार आपको देख लेना चाहिए। देखो बिहार में नए ढंग से चुनाव कराने की तैयारी में निर्वाचन आयोग, तो ये न्यूज़ आपके लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। बिहार में चुनाव होगा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि निर्वाचन आयोग क्या है संस्था। ओके, निर्वाचन आयोग क्या संस्था है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कैसे हुई, निर्वाचन आयोग की कितनी सदस्यीय समिति है, और कई बार क्वेश्चन पूछा है इसी को लेकर के। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आज। भारत के संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन आयोग का जिक्र है। आर्टिकल 324 से 29 तक। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, और यही कारण है कि 25 जनवरी को जो मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, चूंकि इसी दिन निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। निर्वाचन आयोग में केवल एक आयुक्त थे, पहले एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को इसकी 3 सदस्यीय समिति बना दी गई। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या, और बोल रहा हूँ, या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। मान लो एक व्यक्ति 60 वर्ष का है और वो निर्वाचन आयोग का अगर सदस्य बनता है तो वो महज 5 वर्ष तक यानी 65 वर्ष तक वो काम कर पाएगा। लेकिन एक व्यक्ति अगर 50 वर्ष का है तो वो पूरे 6 वर्ष तक यानी 56, अपनी एज के 56 वर्ष तक वो वहाँ पे काम कर पाएगा। क्लियर है? 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वहाँ तक उसका कार्यकाल होता है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान इसको दर्जा मिला हुआ है, समान वेतन समान भत्ता, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, उसी तरह से इसे मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है। यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसको अगर हटाना होगा तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उसको जो हटाने की प्रक्रिया जो संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के मुहर के बाद हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो अन्य चुनाव आयुक्त होगा, जैसे देखो ये 3 सदस्यीय समिति है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ, इसको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही हटाया जाएगा। और ये जो अन्य 2 न्यायाधीश हुआ, इसको जो हटाया जाएगा सिंपल विधि से, मुख्य चुनाव आयुक्त रिकमेंड कर दे राष्ट्रपति को कि ये काम नहीं कर पा रहे हैं, असक्षम है, और ऐसे कंडीशन में इनको हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन के आधार पर राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए निर्वाचन आयोग के बारे में, और जाकर अपने एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ो, आपको यही चीज़ वहाँ पे मिलेगा। देखो ये पेज पे भी कोरोना को लेकर के चुनौती वगैरह दिया रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 5 भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यहाँ पे देखो कोरोना के लिए आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाने का अवसर WHO, तो यहाँ पे WHO के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो संस्था है WHO लगातार चर्चा में रहा है। यूपीएससी ऐसी संस्था से क्वेश्चन जरूर पूछता है जो लगातार चर्चा में है, और आयुष्मान भारत योजना भी लगातार चर्चा में है। कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था, आज हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ये फर्स्ट पेज पर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, उसी का ये एक्सटेंशन है कि भारत और चीन के बीच में जो कल मुलाकात हुई है, सेना जो मिले हैं, जो बातचीत हुई है, लेकिन उसका औपचारिक रिपोर्ट जारी नहीं किया गया, राइट। तो उसी को लेकर के एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कश्मीर में शिया समुदाय के धर्म स्थल पे हमला, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आपको नहीं पूछेगा कि किस धर्म समुदाय पे हमला हुआ, लेकिन ये जो शिया समुदाय है इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए। शिया समुदाय और सुन्नी के बीच में वर्ल्ड में झगड़ा होता है। शिया का जो प्रतिनिधित्व करता है ईरान करता है। विश्व में सबसे अधिक शिया मुसलमान ईरान में रहते हैं। सुन्नी यानी सऊदी, विश्व में सऊदी जो है, सऊदी अरब जो है, वो सुन्नी मुसलमान का प्रतिनिधित्व करता है। तो सुन्नी का जो आपको प्रतिनिधित्व करता है वो करता है आपको सऊदी अरब, और शिया का प्रतिनिधित्व करता है आपको ईरान। और यही कारण है कि ईरान और आप देखना, ईरान और सऊदी अरब के बीच में अक्सर झगड़ा की कंडीशन होता है, अक्सर तनाव का कंडीशन होता है। और दूसरी बात क्या है कि जब भी हमको ईरान के बारे में लिखना होता है नॉर्मली मेंस में, तो हम ये जरूर कोट करते हैं कि विश्व में सबसे अधिक शिया की आबादी ईरान में है, और ईरान के बाद सबसे अधिक शिया की आबादी जो है इंडिया में है। और यही कारण है कि सेंटिमेंटल जुड़ाव भी हमारा ईरान के साथ है, क्योंकि विश्व में शिया की दूसरी सबसे आबादी भारत में रहती है। क्लियर है? देखो आज एडिटोरियल कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। एडिटोरियल कैसे इंपॉर्टेंट होता है, नॉर्मली एडिटोरियल जब आप पढ़ते हो तो उसका 1 या 2 पॉइंट आप निकाल लो, पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे चाइना के बारे में आपको एडिटोरियल मिलेगा, तो चाइना के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट आप निकाल लो, उसको अपने नोट में लिख लो, बस इतना ही आपको एडिटोरियल पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जैसे अरंगेबाजी छोड़े राज्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संघवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि आपातकाल के कंडीशन में जो है अभी के समय में संघवाद अधिक प्रासंगिक हो गया है, ठीक है। अभी के समय में संघवाद अधिक प्रासंगिक हो गया है, यानी केंद्र और राज्य किस तरह से मिलकर काम करें, किस तरह से कोरोना को लेकर के फाइट करें, वो अधिक इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बेसिक नोट से जाकर संघवाद के बारे में देख लेना। संडे को यहाँ पे हास्य व्यंग देता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है व्यंग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। गेहूं भीगने से बचाने में असक्षम सरकारी तंत्र, चूंकि गेहूं यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आ गया, और एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में पढ़ना है आपको, ठीक है। तो
इसको एक बार आप देख सकते हो, जीएस पेपर 3 के लिए आप एक बार इसको देख सकते हो। देखो अब आएगा वाईफाई बूथ का ज़माना। जिस तरह से पहले क्या होता था कि बूथ होता था, वहाँ पे जाकर आपको फ़ोन करना होता था, आप फ़ोन कर लेते थे, 1 रुपये का सिक्का डालते थे, 1 रुपये का कॉइन डालते थे, आप कहीं भी बात कर सकते थे। लेकिन अब इसी तरह से क्या होगा कि कुछ रुपए लेकर के आपको वाईफाई का एक्सेस दे दिया जाएगा और एक जो है वाईफाई का एक्सेस दे दिया जाएगा एक पर्टिकुलर किसी दुकान पे, और आप कुछ समय के लिए वाईफाई का यूज कर पाएंगे। इसको लेकर के टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। हर एक किराना की दुकान पे इस तरह से वाईफाई बूथ डेवलप किया जाएगा, जहां कुछ देर के लिए आप वाईफाई का जाके यूज कर सकते हैं। अमेरिका में जिस तरह से संघर्ष की कंडीशन है, जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की हत्या पुलिस कस्टडी में कर दी गई है। जॉर्ज फ्लॉयड जो है अश्वेत थे, यानी काले व्यक्ति थे, और उसको लेकर के देखो उसको लेकर के ओटावा यानी कनाडा की राजधानी है ओटावा, वहाँ पे जो है विद्रोह हो रहा है, वहाँ पे भी थोड़ा आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन में जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जस्टिन ट्रूडो, वो भी शामिल हो रहे हैं। तो याद रखना कनाडा की राजधानी है ओटावा और जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हो रहे हैं। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं पढ़ना है, बस याद रखना जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के विरोध में इस तरह का अमेरिका में आंदोलन चल रहा है और इसका विश्व में विरोध हो रहा है। देखो इस पेज पे आज हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पेज जो है आईआर पेज इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन आज हमारे पास इस पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। नेशनल न्यूज़ भी हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। नेशनल न्यूज़ भी जो पेज होता है नॉर्मली इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज इस पे हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ये देखो, इसको लेकर के हमने कई बार आपको बताया है कि भारत की आज़ादी से पहले लगभग 70 बार दंगे हो चुके थे अयोध्या को लेकर के। और एक सेनापति थे मीर बांकी, जिसका नाम था बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर बांकी। इन्होंने लगभग 1527 या 28 ईस्वी के आसपास बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, राइट। और निर्माण के बाद ही ये जगह डिस्प्यूट हो गया। मुगल समय से लेकर के आज़ादी से पहले तक 70 बार दंगे हो चुके थे। क्या डिस्प्यूट है हमने डिटेल से डिस्कस किया, एक अलग से हमने लेक्चर लिया, उसका वीडियो का जो लिंक है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा और वहाँ से जाकर हमारा वो वीडियो देख सकते हो। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था तो हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस किया कि क्या डिस्प्यूट एग्जैक्टली है और इसका किस तरह से समाधान सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट को ऑथेंटिकेट माना, और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पे कहा कि अयोध्या में जो है जो विवादित ढांचा है जो 2.77 एकड़ का है, उसके नीचे मंदिर जैसी संरचना पाई जा सकती है या पाई जा सकती है। एग्जैक्टली उन्होंने नहीं कहा कि मंदिर इसके नीचे है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके नीचे मंदिर जैसी संरचना है। और इसी रिपोर्ट को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ने भी धार्मिक भावना को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं सुनाया। उन्होंने साइंटिफिक जो है साइंटिफिक आधार पे, साइंस के आधार पे, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आधार पे अपना रिपोर्ट सुनाया था, ठीक है, अपना डिसीजन दिया था। वीडियो में दे दूंगा लिंक, आप जाकर डिटेल से देख लेना। देखो दुनिया बड़ा नाम है, दुनिया में सबसे मूल्यवान टॉप 10 स्टार्टअप। तो वर्ल्ड का जो टॉप 10 स्टार्टअप है उसमें इंडिया का भी नाम है, पेटीएम है। 6th पोजीशन पे पेटीएम आता है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टार्टअप में पेटीएम का भी नाम है। तो आखिर स्टार्टअप होता क्या है, भारत के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर स्टार्टअप होता क्या है। क्लियर है? देखो भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसके अनुसार इसमें एक संशोधन किया गया। याद रखना पहले क्या था कि एक स्टार्टअप होने के लिए किसी कंपनी को 7 वर्ष
एंड बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से इसको सुनना, 7 वर्ष और 25 करोड़ का टर्नओवर से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी एक कंपनी 7 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए तथा 25 करोड़ से अधिक का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर उसको स्टार्टअप कहा जाता था और स्टार्टअप का जो भी फायदा होता था, टैक्स रिबेट होता था, वो उसे मिलता था। सरकार ने इसमें संशोधन करके 10 वर्ष कर दिया है। एक कंपनी अब 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसको स्टार्टअप के तहत काउंट किया जाएगा या नहीं, तथा एंड 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक कंपनी 1 वर्ष पुरानी है और उसका टर्नओवर हो गया 500 करोड़, तो क्या उसे स्टार्टअप कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। भारत सरकार की पॉलिसी जहां स्टार्टअप के लिए उसको डिस्काउंट मिलता, बिल्कुल नहीं मिलेगा। या एक कंपनी मान लो 11 वर्ष की है और उसे जो है उसका टर्नओवर महज 1 करोड़ का है, तो क्या उसे स्टार्टअप कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, 10 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए तथा 100 करोड़ से अधिक का टर्नओवर नहीं होना चाहिए, उसे ही स्टार्टअप कहा जाएगा, राइट। और भारत सरकार ने एक स्टार्टअप विजन लाया था, स्टार्टअप विजन 2024। तो क्लियर है कि स्टार्टअप क्या होता है भारत सरकार के अनुसार, और स्टार्टअप जो होता है, जो हमने बताया कि 10 वर्ष या 100 करोड़ से कम होना चाहिए टर्नओवर, उसी के आधार पे किसी कंपनी को रिबेट मिलता है। नॉर्मली इस पेज पे हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता। तो चलिए इतना ही था हमारे पास। वीडियो कैसा लगा निश्चित तौर पे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और इसको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ इसे शेयर कर दें, और बाद में कोशिश करें उसी के साथ डिस्कस करने का, स्टार्टअप के बारे में जैसे हमने बताया, उसके साथ किसी कलीग के साथ, किसी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, बाद में डिस्कस करें कि स्टार्टअप क्या है भाई, चीन के साथ क्या पॉलिसी अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से डिस्कस जब आप करोगे तो आपका खुद इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ेगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पे हम मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन का भी जवाब मैं दे देता हूँ, हालांकि इसका जवाब हमने दे दिया है कि शारदा एक्ट में लड़कियों की उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई थी, जो 1930 में आया था। इसमें उम्र सीमा जो है लड़कियों यानी महिलाओं की, बच्चों की जो शादी की थी वो 14 वर्ष थी। 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 14 वर्ष से अधिक होना चाहिए बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी का एज। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।